चलो, दी रोमांटिक पीरियड, है ना, इसके बारे में अपन ने काफी सारी चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब जरूरत है सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने की। 1798 में स्टार्ट हुआ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट से, और एंड होता है फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट 1832 से। ऑफिशियली 1798 से स्टार्टिंग मानी जाती है, लेकिन कहते हैं कि ये शुरू तो 1785 में जब विलियम ब्लैक ने अपना एक फेमस वर्क द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश किया था, तब से ही था। ठीक, इसलिए उस पीरियड को भी रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के लिटरेचर से होना क्या था कि सब चीजें बदल गई, सब्जेक्ट बदल गए, स्टाइल बदल गया, है ना, बहुत सारी चीजें बदली। इंस्टीड ऑफ अर्बन पीपल एंड ग्रैंड स्टाइल, रूरल पीपल एंड कॉमन लैंग्वेज वर प्रेफर्ड। मतलब अर्बन लोगों के लिए, है ना, एक फेमस स्टाइल, गांव के लोगों के लिए और कॉमन लैंग्वेज, इनको प्राथमिकताएं दी गई। सिंपल। अब थोड़ा सा अपन इस बुक से बाहर आए। विलियम ब्लैक के दो फेमस वर्क हैं, एक आपके सामने है, एक आपको पता होना चाहिए। है किसी को पता? दूसरा वर्क, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। कुछ याद आ रहा? अच्छा है कि नहीं, इतना याद है नहीं? पक्का? चलो नाम सुन लो, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, जोड़े में है ये वर्क। दोनों में ही उनके नाम के अकॉर्डिंग पोयम भी है, एक में अनुभव है, एक में मासूमियत है। दैट्स इट। चलो, इस पर्टिकुलर टाइम पे चीजें, अच्छा, अब रोमांटिक जो रोमांटिक पीरियड है, ये भी कई फेज में डिवाइड है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, है ना। फर्स्ट फेज के राइटर, सेकंड फेज के राइटर, और आई थिंक थर्ड, है ना, और लास्ट फेज। चलो फिलहाल हम फर्स्ट फेज को नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। देखें, द इम्पोर्टेंट फैक्ट विच इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि सिंपली समझ में जाएंगे। देखो, after the French Revolution, it was accepted that every individual was free and equally important. ये क्यों हो रहा होगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हो गया कि हर कोई अपने आप को फ्री और इक्वल महत्वपूर्ण समझ रहा है? कैसे पहले ऐसा नहीं था? लोग अपने आप को ही नहीं समझते थे। बताओ। हम्म, बढ़िया है। कहने का मतलब असमानता थी, क्लास वाइज, नॉट कलर वाइज, है ना। तो ये सब चलता था। अब लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक प्रॉपर रूल बुक बन गई, जिसको कि हम लोग अ, उनका संविधान बोलते हैं, तो वो बन गया, चीजें बराबर हो गई। स्मॉल इंडस्ट्री डिसअपियर्ड, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो खत्म। लार्ज इंडस्ट्री विथ ह्यूज कैपिटल स्टार्टेड, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई। कैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज? अब देखो, इमेजिन करें अपन, जैसे मान लो कि अपने निर्मा फैक्ट्री पीछे बस छोटी फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री क्या हो गई? छिप बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल गई ऐसी के जिनमें एक साथ कई टन में माल बनता हो। मशीन्स पर वाइडली इंट्रोड्यूस, मशीनें आ गई,
है ना। इन कोल एंड आयरन माइंस, कोयले की और लोहे की खदानें आ गई, विच मल्टीप्लाइड प्रोडक्शन, बहुत ह्यूज लेवल पे होने लगा। स्टीम इंजन वर यूज्ड इन शिप एंड ट्रेन, ट्रेन और शिप में स्टीम इंजन यूज होने लगा। और सबसे पहली ट्रेन इंट्रोड्यूस जो हुई वो हुई थी 1830 में। और भारत में कब चली थी फर्स्ट ट्रेन, ये भी याद होना चाहिए। ये तो इंग्लैंड का है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार लोग कहते हैं पता चली तो भाभी अपने तक चल गई हुई है, तो नहीं, यहाँ आने में टाइम लगा था। याद रहेगा बता दें, 1853, मुंबई टू ठाणे। आई थिंक डेट थी 13 अप्रैल। ये डेट हमें कंफ्यूज, डेट में कंफ्यूजन। चलो ठीक है। अच्छा, स्टीम इंजन काम कैसे करता होगा, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म अगर समझना हो बताएं। चलो सुन लो। कोयला जलता है, पानी होता है, भाप बनती है, प्रेशर बनता है, प्रेशर से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से मशीनें। समझी। टरबाइन जानते हो नहीं, टरबाइन, प्रोपेलर, प्रोपेलर, मशीन को मैं क्या नाम दूं। चलो सुनो, जहां बिजली बनती है ना, वहां से समझिए। बिजली, पानी गिरता है तो जिस पंखी पे गिरता है उसको बोला जाता है प्रोपेलर, और उस प्रोपेलर से एक डंडी जुड़ के एक मोटर फिट होती है जिसमें बिजली बनती है, जिसे टरबाइन बोलते हैं। ठीक। स्टीम इंजन में भी ऐसा ही होता था, एक टरबाइन लगा होता था, एक पंखी लगी होती थी जो भाप की वजह से दौड़ती थी, क्योंकि भाप का प्रेशर बहुत होता है। वो ट्रेन देखी हो तुमने, बहुत तेज हवा निकलती थी, फुस। हाँ, वो वही कहानी होती है ना, बहुत तेज आवाज के साथ। तो वो भाप को ताकत से छोड़ते थे, जिसकी वजह से वो घूमता था, इंजन पिस्टन चलते थे, पिस्टन चलने से वो चलती थी ट्रेन, वो ऐसे चक्क चक्क पूरी घूमत रहती, पूरी ओल्ड मॉडल। हाँ, तो वो ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड लॉट्स ऑफ स्लम, चाइल्ड लेबर एंड लेबर प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस समय ये इनह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी। जैसे आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, हम ये बात शहर से स्वीकार करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, सरकार बहुत ध्यान रखती है। लेकिन फ्यूचर वाले कहेंगे कि हमारे पूर्वजों पर कितना अत्याचार भाव, कैसे सह लेते थे ये लोग। ठीक है। जैसे हम लोग कह रहे हैं स्लम्स, और जबकि इनके तो सपने ही शुरू स्लम से होते थे। लोग अगर एक अपने पनी के तिरपाल में रह रहे ना, मतलब उनके मालूम सपने भी उसी लेवल के होते थे एकदम। नाला बह रहा है, सो रहे हैं, पता चले नाले को पटिया डाल के सो रहे हैं, मतलब लाइफ है यार, एंजॉय कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर बच्चों को जिनको समझ ही नहीं है काम की, लगे पड़े हैं। वैसे ही बच्चों को बहुत मन लगता है काम में, तेरे पढ़वे की बस न कहो, और फिर उनके काज वो काम की आदत बन जाती और वो ही चलत रही, है ना। ये कहानी है। और लेबर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, है ना। ये अपन कह रहे हैं, वो तो कहते थे आज सब अच्छा, लगे पड़े रहते थे ना पागलों जैसे। सही है। कहीं हमने एक बार एक जगह पे पढ़ा था, बड़ी अजीब बात लिखी थी कि सैलरी वो ड्रग्स है एक एम्प्लॉय के लिए जिसके लिए पूरे 1 महीने काम करता है ना।
ड्रग्स है तो पता होता है कि मुझे अगर ड्रग्स लेना है तो मुझे काम करना पड़ेगा। इसलिए लोग बड़ी बड़ी जीवन को, लाइफ की जो चीजें हैं ना, वो छोड़ देते हैं, एंजॉयमेंट। नेक्स्ट, द ट्रेडिशनल सोशल पैटर्न स्टार्टेड चेंजिंग। पुराने घिसे पिटे रूल खत्म, पहनावा चेंज। जहां पहले लेडीज को जो कपड़े पहनने होते थे, अब वो पहनना उनने बंद कर दिया। सिंपल सॉफ्ट कपड़ों पे धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी। आयरलैंड वाज यूनाइटेड विथ इंग्लैंड इन 1801। ये बहुत बड़ी वो था, मूवमेंट था। इससे पहले आयरलैंड अलग हुआ करता था, आज भी अलग ही है, लेकिन इंग्लैंड का पार्ट है अब। नेक्स्ट, इन 1829 कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट was passed and religious equality was ensured। तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट ने बहुत सारे ढकोसलों को बंद कर दिया। धर्म सिर्फ धर्म की चीज रह गई, चोचलों को खत्म कर दिया, नेसेसिटी जो होती है वो खत्म कर दी। तो वे चर्च जाने हैं तो जाओ, नहीं जाने मत जाओ। अच्छा, चर्च की पाबंदी क्यों थी कि पहले क्यों बुलाते थे कि चर्च जाओ? हाँ, तुम आओगे तभी तो रोकड़ा लाओगे, कोई आए नहीं तो कहता मक्खी मारेंगे चर्च पादरी लोग। समझ गए? सबके सब लेबरों से भी कहा जाता था कि चर्च जाओ। एक एक तो बेचारों कच्छु नहीं, तो पैसे डाल नहीं पा रहे वो फादर खड़ो देख रहा वो, जाओ डालो। हाँ, अब जाओ। तो कन्या धरी है ना? जिसके पास जो कुछ होता था वो लेके आते थे, जरूर नहीं पैसा ही लेके आए, जो जिसके पास हो। तो लोग कोई फल लेके जा रहे हैं, कोई कुछ लेके जा रहा है, जिसके पास जो सामान बना रहा जा रहा है ना। सुनार है सोना लेके जा रहा, लोहार है लोहा लेके जा रहा। चर्च के पास सब कुछ रहता था, है ना। और उस चीजों को इकट्ठा करके ये लोग मालूम में बेचते थे, है ना। जहां इनको जरूरत पड़े वहां बेच देते थे। जैसे मान लो कि लोहे का बहुत सारा सामान आ गया, अब जो नाइट राइट रहते थे, लड़ाकू लोग हुआ करते थे, तो इन लोगों को लोहे की जरूरत पड़ती थी सामान बनाने के लिए, है ना। राजाओं को जरूरत पड़ती थी सेना रखने के लिए, तो कहते थे बनाओ ले जाओ, जो लोहो आर्मर बना लो इनके, जे कछु बनाने हो। चल रहा है ना। 10 की चीज 100 में टक रही। और चर्च से ऑप्शन आप मांडोली नहीं कर सकते। मांडोली बोले तो मतलब, हाँ मोल भाव, है ना, वो नहीं हो सकता। हम लोगों ने शुरू से ये शब्द यूज किया मांडोली, मतलब ये एक्सेंट उसमें गया, कभी अच्छे शब्द इन चीजों पे आए ही नहीं। ठीक है। चलो, यूज ऑफ मशीन्स इन फील्ड एंड इंडस्ट्रीज मेड अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जॉबलेस। अब फिर लेडीज को पहले तो काम भी मिला, अब वहां से भगा भी दिया। अच्छा, लेडीज को क्यों भगाया होगा? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। दूसरा रीजन, लेस पावर, फिजिकल पावर, है ना। इस वजह से वुमेन्स को कही जाओ, तुम तो चूल्हे चौको देखो, तीन में फायदा। अक्सर अपन यूट्यूब पे एक चीज देखते हैं, लोग जब भारत की बुराई करते हैं तो बार बार तुलना करते हैं दूसरे देशों से। हमारे यहाँ ये धर्म ये नाश कर रहा, वो नाश कर रहा। ओके, हर जगह नाश करने वाली चीजें होती हैं। एक बार वहां के उठाओगे ना, इंसान इतना चोचलेबाज इंसान, मतलब प्राणी है। जाति भेद नहीं होगा तो रंग भेद होगा, रंग भेद नहीं होगा तो भेद निकाल लेंगे। बिना नाटक किए तो हम मानेंगे नहीं। समझ गए? चोचले हर ही जगह होते हैं। लोग धर्मों में बुराई निकालते हैं, हिंदू धर्म में ये है, मुस्लिम में ये है।
कहना क्या चाह रहे हो? क्या सिख और क्रिश्चियन अच्छे हैं, जैन बौद्ध अच्छे हैं? तब मैं सोच ले हूं, जरूरत है रैशनली एनालाइज करने की। तो यहाँ एक बहुत बुरी चीज थी, इसलिए वो याद आ गई कि वुमेन्स का काम, एक ट्रेडिशन चलता था ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने का यूरोप में, क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी रेट वुमेन्स का बहुत कम होता है आज भी। इसलिए उस रिलीजन में, वहां के कानूनों में ये चीज बिल्कुल पाबंदी है ही नहीं, बच्चों का रिस्ट्रिक्शन। आप किसी भी जॉब में, सर्विस में हो, वहां का फर्टिलिटी रेट बहुत लो है, इजीली होते ही नहीं है। मतलब वहां पे बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और उसकी वजह वहां का वेदर, इन्वायरमेंट है ना। देखो उसका रीजन क्या होता है, ठंड की वजह से सारी सेल्स थोड़ा सा ना इनएक्टिव हो जाती हैं ना, डीएक्टिवेट नहीं होती, इनएक्टिव हो जाती हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। चाहे हमारी स्किन कोई भी ये सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो। इसलिए आप देखना बहुत कम बच्चों का ठंड में जन्मदिन होता है ना। उसकी वजह यही होती है कि वो लोग पैदा ही नहीं हुए होते। लेकिन हाँ, इंडिया में कंडीशन अलग है। इंडिया में अ, जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का ना, या जो बर्थ रेट है, यहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग है। यहाँ इजीली बच्चे होते हैं। इसीलिए इंडिया और चाइना जो बीच में जो कंट्रीज है ना, या इंडोनेशिया, ताइवान, आप कहीं भी जाओ, यहाँ भरपूर लोग मिलेंगे। जितने बर्फीले इलाकों में जाते जाओगे, ठंडे प्रदेशों में, वहां आबादी कम हो जाती है, क्योंकि सर्वाइवल कठिन है। छोटे बच्चे ठंड ही नहीं सह पाए होती। अच्छी तो भाई में कुकर रही दे रहे आप है, गरीबों के बच्चे तो निपट से जाते। तो वहां पे प्रथा है ये कि आप वुमेन्स जितने ज्यादा हो सके, और यही कल्चर इंडिया में लेके आए थे ये लोग, मगर जो भूल गए थे कि इंडिया में जो चीज बहुत तेज है, तो वुमेन्स को यही काम सौंप दिया गया। और ज्यादा काम, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा बड़ा परिवार होगा, बच्चे काम ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा आएगा, पूरा घर का मारो। पूरी फौज की फौज ने कर रही है गाड़ी में भर कर, पुरानी सी खटारा गाड़ियां चलती थी। ये कहानी है वहां, इसलिए रूल्स नहीं है। कई कई बार तो ऐसा है कि कुछ कंट्रीज इंडियन बॉयज को प्रेफर करती हैं। हमने कहा कि इंडिया में जाके शादियां करो, क्योंकि यहाँ का वेदर और इनका जो जेनेरिक वो है ना, जेनेटिक मॉड्यूलेशन, वो यहाँ के हिसाब का है। या वो लोग अफ्रीका की तरफ जाते हैं, वहां भी सब कुछ वो है, सब अजीब माहौल है। बाकी ये चीज थी ना कि वुमेन्स जॉबलेस हुए। अब इन 1840 द पेनी पोस्ट वाज इंट्रोड्यूस। ये हमें भी नहीं पता ये पेनी पोस्ट क्या है। आई थिंक ये वो होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस या चिट्ठियां वगैरह। पेनी का मतलब शायद छोटा ही होता है ना। देखना जरा। ठीक, ये 1840 में, 1840 में पेनी पोस्ट स्टार्ट हुई। पेनी का मतलब होता है एक सिक्का। तो 1 रुपए में पूरे इंग्लैंड में आपकी चिट्ठी को भेज सकते हैं हम, सिर्फ 1 रुपए में। मतलब 1 पेनी चलती थी, फिर धीरे धीरे मिला के उससे डॉलर बनता था। तो 1 पेनी मतलब 1 पैसा मानो, तो 1 पैसे में आपकी चिट्ठी पूरे देश में कहीं भी पहुंचाई जाएगी। पता है, तुम लोगों ने खैर पोस्ट कार्ड तो देख ही लिए हैं ना, 1 रुपए का आता है। कहते हैं उससे पहले चिट्ठियां बहुत भेजी जाती थी। अच्छा, तुम लोगों ने पोस्ट कार्ड से चिट्ठियां आते, डिलीवर्ड होते देखी हैं? नहीं देखी।
पुराना कोई पोस्ट कार्ड देखा है जो कोई भेजता था और आता था घर पे, रियल में डिलीवर्ड पोस्ट कार्ड? क्योंकि अब तो कभी नहीं आते, अब तो सिर्फ बैंक की पासबुक और एटीएम आते हैं। होगा टाइम तो हम दिखाएंगे। वो जो है हमारे फादर के ब्रदर थे बड़े वाले, वो अक्सर भोपाल से इनके लिए भेजा करते थे, उनकी कुछ चिट्ठियां रखी हुई टेलीफोन विभाग में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे थे। उस समय टेलीफोन डिपार्टमेंट बहुत हाई टेक सिस्टम कहलाता था, अब तो उनकी डेथ हो गई है। और वो रिलेटिव डबल रिलेटिव है, हम बता दे रहे कौन है। ये यशपाल भैया की मम्मी है ना, उनके बड़े जीजा हुआ करते थे, मतलब उनकी मौसी। तो उनके लेटर्स इनके लिए रखे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वो भी थे, ये भी थे, इनने छोड़ दी थी, लेकिन तो इनको समझाने के लिए, है ना, और सब चीजों के लिए वो भेजा करते थे। कर्जे माने ही नहीं। ये होती थी पैनी पोस्ट, 1 रुपया में पहले पोस्ट कार्ड पूरे भारत में डिलीवर्ड हो जाते थे इजीली। 50 पैसा का आता था, 25 पैसे का आता था। हमारे पास जो रखे हैं शायद वो 50 पैसे और 1 रुपए के हैं। 1 रुपए तो बहुत हो जाता, 50 पैसे मतलब 50 रुपये वाले। जैसे स्पीड पोस्ट लगती ना अपनी आजकल, तो 50 रुपए का, वो 50 पैसे का होता था। तो घर में आपका चाहे ज्वाइनिंग लेटर हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब का हो या कोई भी हो, सरकार उसी से भेजती थी। उसमें लिखा होता था फला फला व्यक्ति को इसके लिए अपॉइंट किया जाता है, इतनी तारीख को यहाँ रिपोर्टिंग में। जिसको किसी का बुरा करना होता था, अगर उसका कोई लेटर आया तो लोग छिपा लेते थे ताकि वो ज्वाइन करने ना जा पाए। पहले ऐसा होता था। कईयों की चिट्ठी है, कईयों ने लुकाई है ताकि जो तरक्की न कर सके। तो बहुत होता है, कहानियां बहुत अजीब अजीब। चलो, अब बात कर लें इस पीरियड के कुछ, है ना, दमदार लोगों की, जिनमें विलियम ब्लैक का नाम पहले ही सुना था, और अब इनके वर्क भी देख लो। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक हुआ था 1789 में और दूसरा वर्क आया था 1794 में। इनको याद रखने की ट्रिक बता दें तो हमारे पैदा होने के 200 साल पहले एग्जैक्ट ईयर को, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो है 1789 को ये इनोसेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके 5 साल बाद जब ये एक्सपीरियंस्ड हो गए तो इनने एक्सपीरियंस लिखा। याद रखना, 5 साल में लोग एक्सपीरियंस्ड हो ही जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रहे विलियम ब्लैक से। चलो, अब कुछ और दिग्गज लोग। अच्छा, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को तो कोई नहीं भूलता, ये आस पड़ोसियों में भी याद रखने हैं अपन, है ना। चलो, वर्ड्सवर्थ को परिचय की जरूरत है नहीं, है ना। लिरिकल बैलेट बताने की जरूरत नहीं है। एक गानों का एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पोयम थी, प्रिल्यूड एंड अदर पोयम। ये इनका एक हैवी सा वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और आई थिंक यही है प्रिल्यूड, जिसमें इनकी बायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं वर्ड्सवर्थ के, ठीक। चलो, एस टी कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया एंड द राइम्स ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एंड द अदर पोयम। तो हमारे काम के तो ये दोनों ही वर्क हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया एमए के सिलेबस में था। क्या होगा ये?
एनीवन कैन गेस? हाँ, पहली चीज क्रिटिकल वर्क है ये, ठीक। एमए के सिलेबस में क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट था और बायोग्राफिकल एलिमेंट भी है, मिक्सअप है, ठीक। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की स्टोरी तो देख लेना, सुनाएंगे तो ये छूट जाएगा। जेन ऑस्टन, इनको देख के लगता नहीं कि ये एज इस एज से हो, है ना, क्योंकि इनने इस एज के लायक कच्छु नहीं लिखा। एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट थी ये, ठीक है। शी इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ हर स्टर्न एटीट्यूड, है ना, रूड या कठोर एटीट्यूड के लिए अगेंस्ट यूथफुल पैशन। यूथफुल जो यूथ लोग उस समय फील करते थे उनके अगेंस्ट एकदम खड़ूस लेडी थी, ठीक है। फीमेल हो के खड़ूस होना थोड़ा जमता सा नहीं है, मेल हो तो चलेगा, है? इसलिए इनने ऐसे वर्क लिख दिए जिनमें, हालांकि एटीट्यूड वो थोड़ा सा माहौल पे डिपेंड करता है, जो जैसा भोगा जो जैसा जिया वैसा हो जाता है कई बार, नहीं तो कई लोग खुद को बदल लेते हैं। चलो छोड़ो। वर्क प्राइड एंड प्रिजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क एंड एम्मा। एक कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस भी है, नहीं बॉलीवुड ही है, एमा वॉटसन, नाम सुने हो? हाँ, एमा वॉटसन इंडिया की नहीं है, इंडियन है, लेकिन अब वो, उनकी फैमिली बाहर से है लेकिन वो इंडिया में रहती है। रजनीकांत की एक मूवी में काम किया है, आई थिंक रोबोट 2 में, रोबोट 1 में ही रोबोट का ही रोल प्ले किया है, कई सारी मूवीज में देखी है उसको, तो फॉरेन ही लगती है वो, प्योर। हाँ 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 हाँ, वही। हाँ, पूरा प्योर इंग्लिश चलती है उसकी। ठीक। चार्ल्स लेम ना, चार्ल्स द लंगड़ा, लंगड़ा त्यागी, याद है कुछ लंगड़ा त्यागी? ओमकारा मूवी, उसमें होता है लंगड़ा त्यागी, है ना, देख लेना चाहिए भैया, लिटरेचर की मूवीज है। चलो, तो इनके एसेज हैं, एलिया के नाम से ये छापते थे, चार्ल्स लेम द एसे ऑफ एलिया, द लास्ट एसे ऑफ एलिया। विलियम हेजलेट, ये लोग सेकंड फेज वाले चल रहे हैं। फर्स्ट फेज में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और एक और, हाँ, है ना। फिर सेकंड फेज वाले ये लोग हैं, लेम और हेजलेट, ठीक है। फिर ही वाज अ फेमस क्रिटिक, हेजलेट फेमस क्रिटिक थे। ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ, द स्पिरिट ऑफ एज, इनके दो फेमस वर्क। बैरन पीछे थे, नहीं वो बैरन नहीं थे, यहाँ से हैं बैरन, थर्ड फेज के, ये तीन का सेट है। हाँ, क्यों वहां क्यों रहेंगे, ये है तीन का सेट। हाँ, ठीक। द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जुआन, पीबी सेले का, पीबी सेले का प्रोमेथियस अनबाउंड और एडोनाइज, है ना। ये इनने ये इनने देखा देखा सा नहीं, बता रहा भी समझ जाओ, ये सेले ने कीट्स के लिए लिखा था, कीट्स की डेथ के बाद, कीट्स के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को, हाँ, इसमें लिखा है, ठीक है। हमने बताया था कि इनमें कुछ एलजीबीटी, हाँ, वो वाले सिम्टम्स थे,
ऐसा माना जाता था, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो। तो और कीट्स के वर्क में अपन देख सकते हैं एंडीमियन, है ना, हाइपेरियन, ओड एंड अदर पोयम, और इनके कुछ लेटर्स। टू द ऑटम ना, और टू द नाइट एंगल, और टू द ग्रेसियन अर्न, ये सब जॉन कीट्स के हैं। इनके मेन लिटरेरी फीचर अपन बाद में करेंगे, हमें थोड़ा जल्दी जाना है, समय पहले भग रहे हैं। ठीक, मेन लिटरेरी